वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन की अपनी सार्थक यात्रा संपन्न करने के बाद क्रोएशिया पहुंच गए हैं। 3 देशों की उनकी यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव है ये यूरोप का देश क्रोएशिया। और क्रोएशिया जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के क्रोएशिया दौरे से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। कारोबारी रिश्तों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी अपने 3 देशों के इस दौरे पे सबसे पहले साइप्रस पहुंचे थे। साइप्रस भी यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है। 15 और 16 जून को पीएम साइप्रस में रहे। इस दौरान पीएम मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्किरियोस 3 से नवाजा गया। इसके बाद G7 की बैठक में शिरकत करने के लिए पीएम कनाडा पहुंचे। G7 के आउटरीच समिट के साथ दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय बैठकें की, मुलाकातें की, चर्चाएं की। और अब आखिरी पड़ाव नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का है क्रोएशिया। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज उन्होंने निमंत्रण दिया। इसके बाद पीएम मोदी इस बाल्कन देश क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे और खुद क्रोएशिया के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट तक पहुंचे पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए। क्रोएशिया की यात्रा यूरोपीय संघ में भागीदारों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दिखा रही है। दरअसल क्रोएशिया यूरोप में भारत का एक नया रणनीतिक दोस्त बन सकता है। ये देश यूरोपीय संघ का हिस्सा है। इसके साथ दोस्ती से भारत को यूरोप के बाजारों में और मजबूती मिलेगी। साथ ही यात्रा पूर्वी यूरोप में भारत की कूटनीति को भी नई ताकत देगी। पीएम मोदी क्रोएशिया पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के। ऐसे में जानना जरूरी है कि भारत के लिए क्रोएशिया अहम क्यों है। एक तो एनर्जी सेक्टर में क्रोएशिया उभरती हुई ताकत है। दरअसल क्रोएशिया का क्रक द्वीप जो है वहां LNG टर्मिनल भारत के लिए यूरोपीय गैस बाजार में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में वैकल्पिक गैस आपूर्ति की मांग तेजी से बढ़ी है। भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा LNG आयातक है, इस टर्मिनल के जरिए ऊर्जा व्यापार को बढ़ा सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है, फिलहाल $200 मिलियन का है, इससे भी कम का है। लेकिन IT, फार्मास्यूटिकल और रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। व्यापार कम है, इस वजह से उम्मीदें और ज्यादा हैं। क्रोएशिया की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की विशाल बाजार क्षमता आपसी लाभ का आधार बन सकती है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का सदस्य होने के साथ साथ दक्षिण पूर्व यूरोप में एक रणनीतिक ताकत भी रखता है। यह भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने का एक प्रवेश द्वार बना सकता है। क्रोएशिया की EU और NATO सदस्यता इसे वैश्विक मंचों पर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाती है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, अन्य वैश्विक मंचों पर आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग कर सकते हैं। भारत और क्रोएशिया समुद्री और रक्षा सहयोग में भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्रोएशिया एक समुद्री देश है, समुद्री तट इसके पास है। और यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है। ऐसे में दौरा कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी उतना ही अहम है। सबसे पहले पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे। साइप्रस एक छोटा सा देश है, इसे गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है। और आखिरी पड़ाव में क्रोएशिया पहुंचे, जो यूरोपियन यूनियन और NATO का भी मेंबर है। क्रोएशिया का दौरा अहम है। ऐसे में आपको बताते हैं कि भारत के लिए ये देश जरूरी क्यों है। एक सबसे बड़ा फैक्टर, खास करके अमेरिका के टैरिफ्स के बाद भारत यूरोपियन यूनियन में अपनी पहुंच और मजबूत करना चाहता है। और क्रोएशिया दौरे से यूरोपियन यूनियन में भारत की पैठ और बढ़ेगी, मजबूत होगी। दूसरा, यूरोप में व्यापार और निवेश के नए अवसर मिलेंगे। कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी, NATO का मेंबर है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मिलेगा, क्योंकि क्रोएशिया एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को लेकर अपना टफ स्टैंड रखता है। भारत और क्रोएशिया दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ हैं। न सिर्फ यूरोप बल्कि बाल्कन एरिया में भी रणनीतिक रूप से देश महत्वपूर्ण है। क्रोएशिया आने से पहले पीएम मोदी कनाडा में थे। यहाँ के कनास्किस में G7 की आउटरीच समिट में शिरकत की। यानी पीएम मोदी ने समिट में गेस्ट नेशन के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कनाडा में पीएम करीब 24 घंटे रहे। इस दौरान उनका शेड्यूल काफी हेक्टिक रहा। पीएम मोदी G7 आउटरीच समिट में शामिल हुए। इसके साथ पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले। पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, सिरिल रामाफोसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एंथनी अल्बनीज को आप देख पा रहे हैं। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। 2 तरह की मुलाकातें हैं। एक वो लीडर्स जिनसे ऑलरेडी भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उसमें इमैनुअल मैक्रो के साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं। कई मौकों पर वैश्विक मंचों पर दोनों नेता एक दूसरे से मिलते रहे हैं और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते रहे हैं।
कुछ ऐसे नेता हैं जो नए चुनकर आए हैं। मसलन इसमें मीमा कार्नी को आप देख रहे हैं, इसी साल उन्होंने सत्ता संभाली और भारत कनाडा से रिश्ते और मजबूत कर रहा है। इसी तरह से कीर स्टारमर हैं, फ्रेडरिक मर्ज हैं, जर्मन चांसलर, साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इवन मैक्सिकन प्रेसिडेंट भी पिछले साल चुनकर आई, उनको भी पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। तो मोदी ने G7 आउटरीच सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत का 4A का फॉर्मूला बताया है। The two prime ministers also agreed to resume senior and working level mechanisms and discussions in a host of areas related to trade, to people contact and connectivity, all of them intended to bring greater momentum to the relationship. The two leaders also discussed potential collaboration in a host of issues related to clean energy, clean technology, digital infrastructure, artificial intelligence, food security, critical minerals and supply chains. तो कई अहम मुद्दों पर सहयोग को लेकर यहां बातचीत की गई है। पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ही अलग से कनास्किस में ही एक अहम मुलाकात हुई। 10 साल में पीएम मोदी का पहला कनाडा दौरा था। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्नी से भी उनकी पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने आपसी बातचीत में अपने रिश्तों को सुधारने पर जोर दिया, यानी भारत कनाडा के रिश्ते सुधरे, इस पर बात की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को भारत और कनाडा के लिए बहुत जरूरी बताया है। Excellency, Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together. मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है, उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है। कार्नी के पद संभालने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात थी। दोनों देशों ने अपने अपने उच्चायुक्तों को जल्द एक दूसरे की राजधानी में वापस भेजने पर सहमति जताई और विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि इस बैठक में भारत कनाडा संबंधों और भविष्य की दिशा पर खुलकर सकारात्मक बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच संबंधों की अहमियत को दोहराया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के सम्मान, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर आधारित है। क्या सहमतियां बनी, ये समझिए। एक तो हाई कमीशन की बहाली पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। EPTA पर अटकी बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति। डिजिटल परिवर्तन, AI, LNG, महत्वपूर्ण खनिज, उच्च शिक्षा पर चर्चा। लोगों की आवाजाही और सप्लाई चेन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर या चर्चा की है, बातचीत की है। दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, इस बात को मां कार्नी भी बखूबी जानते हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कार्नी ने कहा कि G7 के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करना स्वाभाविक है, यह पूरी तरह से उचित है। मुझे उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री अगले साल फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भी जरूर शामिल होंगे। इससे पता चलता है कि भारत को वैश्विक मंच पर कितना महत्व दिया जा रहा है। 2019 से लेकर ये छठा मौका है जब लगातार पीएम मोदी को इन्वाइट किया गया, इंडिया को इन्वाइट किया गया है G7 की बैठकों में। भारत मेंबर नहीं है, लेकिन लगातार हर साल निमंत्रण मिलता रहा है। सबसे बड़ी जनसंख्या, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से लेकर तकनीकी के स्तर पर भारत का जो कद बढ़ा है, उसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में खालिस्तानी आतंकवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, विवाद रहा है। खास करके पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में आतंकी खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। कनाडा में भारत विरोधी तत्व और खालिस्तानी चरमपंथी मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय भी हैं। ऐसे में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा की पीएम मां कार्नी की पहली मुलाकात में भी इसका असर दिखा है। पत्रकारों ने कार्नी से आतंकी निज्जर को लेकर सवाल किया तो कार्नी अलर्ट दिखे, क्या मामला कोर्ट में है।
तो पीएम मोदी फिलहाल क्रोएशिया में है। साइप्रस और कनाडा का दौरा कर चुके हैं। दोनों देशों में पीएम मोदी ने कूटनीतिक झंडा बुलंद किया है। क्रोएशिया से भी इसी तरह से कई मुद्दों पर बातचीत सफल होने की उम्मीद दिख रही है।